है। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं तारिक, पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया के बेटे। बांग्लादेश से देश निकाला होने के बाद वतन वापस आए हैं। 17 साल के बाद उनकी वापसी हो चुकी है और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो भारी हुजूम नजर आया उन तमाम लोगों का जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टक देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश जल रहा है, बांग्लादेश के हालात दुनिया से छिपे नहीं हैं और इस बीच ये वापसी बहुत कुछ बयां करती है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है, पूजा मेहता, इसके अलावा अभिषेक राज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पूजा, आप ही के पास आते हुए, वापसी हो चुकी है रहमान की, क्या इसके मायने और ये सड़कों पर जो भारी हुजूम देख रहे हैं इसके क्या संदेश और क्या संकेत समझे जाए पूजा? देखिए, आपको बताते हैं कि अगस्त 5 को जब पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना देश छोड़कर जो है जाना पड़ा था और उसके बाद किस तरह से पूरे देश भर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी, किस तरह से जमात और कट्टरपंथी सड़कों पर था और अलग अलग जगह आगजनी, फिर चाहे हिंदू युवक की मौत हो, जिंदा जला देने की घटना हो या फिर बंगाली कल्चर पर आक्रमण हो, उदीची और छायनौर जैसे कल्चरल सेंटर्स पर हमले हो। बीती रात को भी हमने देखा है किस तरह से कॉकटेल जो है एक्सप्लोजन हुआ है। तो जहां एक तरफ तारिक रहमान जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और एक्टिंग चेयरमैन है बीएनपी के, वो आज वापस पहुंचे हैं। सड़कों पर ये जो हुजूम दिख रहा है ये बीएनपी के कार्यकर्ता है जो पिछले इतने सालों में सड़कों पर नहीं दिखे थे, क्योंकि आवामी लीग जो है वो प्रोमिनेंट और डोमिनेंट पार्टी थी। सबसे ज्यादा जो है उनका डोमिनेंस था बांग्लादेश में। आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर दिखते थे, लेकिन अब तारिक रहमान जब पहुंचे हैं ये जो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है बांग्लादेश का ये बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि 17 साल के एग्जाइल के बाद तारिक रहमान वापस लौटे हैं और जिस तरह से बीएनपी का नेतृत्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि खालिदा जिया लगातार बीमार चल रही थी, ऐसे में अपने न सिर्फ पार्टी का नेतृत्व देंगे, लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जमात जो है बीएनपी का एक पॉलिटिकल अलायंस हुआ करता था, पॉलिटिकल एलाई था। तो अब जो 12 फरवरी को नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में, तो क्या कोई अलायंस होगा जमात के साथ या फिर बीएनपी जो है अकेला लड़ेगा ये चुनाव? तो ऐसे में जिस तरह से पूजा ने बड़ी बात कही है, इसी को आगे बढ़ाते हैं अभिषेक आपके पास आते हुए, क्या आपको भी लग रहा है कि पूरा जो बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो यहां से अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल लैंडस्केप बदलेगा, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें, चाहे तारिक रहमान की देखें या फिर खालिदा जिया की देखें, साल 2018 से लेकर और 2025, अब मैं अगर कहूं आपको तो बहुत समीकरण बांग्लादेश में बदले हैं। और जब से शेख हसीना भारत आई हैं और जब से अवामी लीग को बैन किया गया है, इसके बाद से ये लग रहा है, कयास लगाए जा रहे थे कि कोई एक ऐसा चेहरा बिल्कुल बांग्लादेश में लाया जाएगा, या तो प्लांट करके लाया जाएगा या फिर किसी तरीके से जो है उसको बॉन्ड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये लगे कि डेमोक्रेटिकली जो है वो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अवामी लीग को बैन किया गया है, चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में बीएनपी को अगर हम कहें तो मोहरा बनाकर एक तरीके से जो पीछे शक्तियां जो प्लान कर रही हैं वो बिल्कुल कोशिश करेंगी। अभिषेक इस वक्त कनेक्टेड है, हम जरा उनसे भी अपने दर्शकों का परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त कॉमोडोर जीजे सिंह इस वक्त मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और सर, आपसे सीधा सवाल यही कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने, शेख हसीना तख्ता पलट होना और उसके बाद जो आरोप लगे थे उनसे बरी कर देना, चाहे वो खालिदा जिया उनके बेटे हो, और अब उनके बेटे किस तरीके से वापसी, ये बांग्लादेश से इस वक्त क्या निकल करके आ रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर, भारत पर कैसे पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बात हम जो समझने की जरूरत है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की उसकी जो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर थी, वो थी खाजिया, जो कि उनके एक जनरल साहब की वाइफ थी। और साथ में ये कहूंगा कि ये दोनों जो पार्टी हैं इनके अंदर बहुत देर से पहले से ही एक दूसरे के साथ दुश्मनी है। जो खालिदा जिया थी, उनके जो हस्बैंड थे वो किसी टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, मेरे ख्याल में अयूब खान थे, जिनके वो एडीसी होते थे। और इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वहां पे आर्मी और खालिदा जिया,
और अभी उसके लड़के की वापसी, ये जो है ये आईएसआई की एक चाल है जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की आईएसआई ही एक चीज देती है, इनको गेट करती है, इनको उकसाती आपकी है। आवाज बहुत तो क्लियरली इसलिए नहीं आई है, आप शायद कुछ नेटवर्क में इशू है। लेकिन हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त कनेक्टेड है। श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्या आपको भी लग रहा है कि बांग्लादेश में जिस टाइमिंग पर यहाँ पर तारिक रहमान की एंट्री होती है, ये पूरा एक प्री प्लान सिनेरियो क्या आपको भी लग रहा है बांग्लादेश में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें लगातार जो गहरी साजिश उन्होंने रची है, और इन साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं उसमें पाकिस्तान का डीप स्टेट भी गहरे तरीके से संलग्न है, इन्वॉल्व है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है वो इन कट्टरपंथियों को शह देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो बांग्लादेश में वर्तमान समय में हैं, जिनकी की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, मूल्यों में अगर कहीं आस्था है और जो बची हुई है, तो ऐसी पार्टीज ही अगर सत्ता में आती हैं तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और चूंकि शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग, इस पूरे चुनाव में उसको कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, और शेख हसीना वर्तमान समय में भारत में शरण लिए हुए हैं, उनके कैडर्स को परसिक्यूट किया जा रहा है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली एक पार्टी है, और जो कि पहले भी तीन बार खालिदा जिया उसकी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में ये अवामी लीग के बाद बांग्लादेश के लोगों के समक्ष एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो अगर तारिक रहमान, जो कि अब 17 वर्षों के बाद जिन्होंने वापसी की है बांग्लादेश में, यदि वो अपनी सरकार को बना पाने में सफल कह रहे हैं कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, फिर सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहतर विकल्प है? मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये अपने दर्शकों को हम बताते चले। तारिक रहमान की वापसी पर ये दूसरी बिग ब्रेकिंग है। ढाका में जुटे बीएनपी के लाखों कार्यकर्ता, खचाखच भरी ढाका की सड़कें समर्थन में लगातार वहां पर नारे लगाए जा रहे तारिक रहमान की वापसी। और इसके बाद हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से बांग्लादेश में हजारों हजार की तादाद में, लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर्स लिए हुए, झंडे लिए हुए यहाँ पर जुटे हुए हैं, बस एक और एक झलक देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भीड़ है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। अभिषेक, आपकी बात पहले इनकम्प्लीट रह गई थी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। और सबसे अहम सवाल है कि बांग्लादेश से जो हम हालात देख रहे हैं, लगातार वहां पर हिंसा, आगजनी, और उस बीच ये भीड़, ये हुजूम क्या बता रहा है अभिषेक? देखिए, बिल्कुल लाखों की जो ये भीड़ आई है वो अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अवामी लीग इस बार कहीं भी चुनाव में आपको नजर नहीं आएगी, बैंड है। ऐसे में ये दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि जो तारिक रहमान हैं, इनकी बांग्लादेश में वापसी कराकर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिसकी बात लगातार चाहे यूनुस खान करते आ रहे हो, लेकिन बांग्लादेश के हालात क्या है किससे छिपे हुए नहीं है। जिस तरीके से जो इस्लामिक कट्टरपंथता वहां पर फैल रही है, और जो तमाम सड़कों के ऊपर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको एक इंटरनेशनल, मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिसकी बात कही जा रही है, जो फरवरी में होने वाला है, उसको दर्शाने के लिए तारिक रहमान की ये जो पूरी वापसी है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है। ये जो समर्थक है, ये समर्थकों के बीच में जाकर तारिक क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि समझिए 2008 में ये एक्टिंग चेयरमैन बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, और तब से ये बीएनपी की कमान संभाले हुए हैं। ये लंदन में थे, लंदन से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और अब जब इनकी वापसी हुई है तो वापसी में क्या कि अपने संदेश राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में वो क्या कहते हैं। संजीव जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और ये वही सवाल था, जब आप कह रहे हैं कि पूरे बांग्लादेश के लिए बेहतर विकल्प है, तो क्या इसमें उन लोगों की भी बात हो, उन अल्पसंख्यकों की भी बात हो जिनके साथ इस वक्त कैसी हिंसा हो रही है, उसका विरोध पूरे देश और पूरी दुनिया में हो रहा है, तो क्या ये भी माना जाए कि वहां पर रहने वाले तमाम अल्पसंख्यकों के लिए भी तारिक रहमान एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? देखिए, अब ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और तारिक रहमान जो कि 17 वर्षों के बाद स्वदेश वापसी कर रहे हैं, और उनका जो मेन जो कंटेस्ट है इन इलेक्शंस में, वो इन कट्टरवादी जो ताकतों के साथ ही है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश और एनसीपी नामक एक जो कट्टरवादी संगठन है, ये अवश्य है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
कभी इस जमात इस्लामी के साथ उसका गहरा और दशकों पुराना अलायंस रहा है और उनके आपस में संपर्क रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और इन नई स्थितियों में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो पास्चरिंग है वो कट्टरवादी तत्वों के खिलाफ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि तारिक रहमान किस तरीके का संदेश बांग्लादेश ये की देखना जनता को बहुत देते हैं। इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त इस चीज पर है। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ढाका से पत्रकार फारूक नीपू इस वक्त कनेक्टेड है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता इस वक्त तारिक रहमान की 17 साल के बाद वापसी को कैसे देख रही है? उसके लिए ये बहुत inspiring that their leader, especially BNP's right now, he's a main leader in BNP. Lots of people waiting for them, and ढाका ने बहुत शानदार स्टेज बनाया गया for Tariq Rahman, and people accepted him very well. क्योंकि 12 फरवरी को वहां पर आम चुनाव भी होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि रेस में इस वक्त सबसे आगे तारिक रहमान है पीएम फेस के तौर पर? Yeah. Okay. I'm trying to. Right now, I'm in my smartphone, so that's why. मैं आपकी प्रश्नों को समझ नहीं पाया. Can you ask me again, please, question? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है 12 फरवरी को, और ऐसे में अगर तारिक रहमान वापस आते हैं तो क्या एज अ पीएम कंटेंडर भी उनको देखा जा रहा है? बांग्लादेशी लोगों ने उनको नेक्स्ट पीएम ड्रीम कर रहा है. ओके. तो मैं within 1 or 2 days he can take his NID from Nirbachan Commission, and people, lots of people in Bangladesh trust that he is the next PM in Bangladesh. बट चीज़ें कैसे बदलेंगी फारूक, क्योंकि बांग्लादेश में पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे वहाँ पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे वहाँ पर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन पर भी अटैक की खबरें सामने आई. अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के नागरिक होने के नाते आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तारिक रहमान से? Lots of information, कई इंफॉर्मेशन राइट और कई है रॉन्ग है. जो भी वर्ल्ड को बांग्लादेश से इंफॉर्मेशन जा रहा है ये सब ठीक नहीं है. एंड क्या इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तारिक? फारूक, आप बोल रहे हैं यह किसी पहले आप बोल रहे हैं ये आतंकवादी है और नहीं, मैं तो मौलवादी उत्थान है. ये ठीक नहीं है. मैं तो आपसे मैंने तो आतंकवाद का शब्द का जिक्र ही नहीं किया फारूक. मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के बांग्लादेश के सिटीजन होने के नाते क्या एक्सपेक्टेशन है तारिक से? Definitely, we expect good governance, and in corruption in Bangladesh very highly in Bangladesh. So, as a citizen, as a journalist, I want from him a non-corrupt country. That's it. And people also expect from BNP and Tariq Rahman. ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास अब आना चाहूंगी, और स्क्रीन पर क्योंकि कॉमोडोर जीजे सिंह भी मुझे नजर आ रहे हैं. लेकिन संजीव जी, वहां पर जो बांग्लादेश के लोग, और जैसा कि फारूक साहब ने अपनी बात में जिक्र किया कि बहुत उम्मीदें हैं तारिक रहमान से, और सबको लग रहा है कि अगर तारिक रहमान आते तो हालात बांग्लादेश के सुधरेंगे. देखिए, तारिक रहमान से बांग्लादेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. क्योंकि बांग्लादेश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसी पार्टीज को प्रभावी भूमिका में आना होगा, सरकार बनानी होगी कि जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य कर सकते हैं. और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये जमाते इस्लामी तो पूरा नहीं कर सकती. एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो कि कट्टरपंथियों का ही के विचारों के आधार पर जो पार्टी आई है, जो नई पार्टी है, वो ऐसा पूरा नहीं कर सकती. वो जाहिर है कि पाकिस्तान के डीप स्टेट के स्टूज के तौर पर सामने आएगी. और ये जो कट्टरपंथी हैं वो तो यही चाहते हैं कि हमारा जो पूरा दबदबा है वो सरकार बना करके भी पूरा हो जाए. तो ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए ये अच्छा डेवलपमेंट होगा.
यदि लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास रखने वाली कोई पार्टी, जो कि वर्तमान समय में जाहिर है कि अवामी लीग को कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बेहतर तो अच्छा ये होता कि अवामी लीग भी कॉन्टेस्ट करती, लेकिन जाहिर है कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें शेख हसीना देश में मौजूद नहीं है और अवामी लीग को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन के तौर पर बांग्लादेश के लोगों के समक्ष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही है। और जो बांग्लादेश के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सहमत हूं कि बांग्लादेश में यदि तारिक रहमान जो अगली सरकार बना पाने में सफल होते हैं, तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छे संकेत होंगे, वहां के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि खालिदा जिया, जो कि उनकी माताश्री हैं और वो 3 बार बांग्लादेश के कमान को संभाल चुकी हैं, उनके इस समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध, जाहिर है कि अगर उसकी तुलना हम शेख हसीना से करें तो उनके खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अनेक तनाव के क्षण भी आए और ये हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि खालिदा जिया का जो ऑप्शन है वो तो भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन जो नेक्स्ट बेस्ट है और वो बांग्लादेश की जनता के लिए भी और पूरे क्षेत्र के लिए भी, भारत के लिए भी, वो तारिक रहमान ही है। तो अब देखना होगा कि तारिक रहमान। ठीक है संजीव जी, लेकिन फारूक, क्या आपको नहीं लगता, और जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि हेल्दी डेमोक्रेसी में अच्छा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़े? एक पार्टी बैन है, दूसरी पार्टी, कोई विकल्प ही नहीं है बांग्लादेश की जनता के सामने। आपकी बात सही है, लेकिन सिचुएशन इन बांग्लादेश राइट नाउ ये नहीं है, because after the revolution, lots of people, they don't want Awami regime, and also the ruling government